पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज का पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल ऑफ रिपोज। तो सब समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर समझना है तो एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे और दूसरा यहाँ पर ऐसे, इस तरीके का। ठीक है, देखो अभी अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो कि अगर यहाँ पर ये एंगल अगर कम हो, ठीक है, ये एंगल अगर कम हो, मान लो एकदम फ्लैट सरफेस है, अभी मान लो कैसा है, फ्लैट सरफेस पे, तो यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये जो सरफेस है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ले गए तो कुछ सरफेस ऐसा हो गया। अब ब्लॉक कहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब अगर ब्लॉक यहाँ पर है तो क्या अभी स्लाइड करेगा, अभी स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको स्लाइड कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा एंगल और बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा एंगल और बढ़ा रहे हैं और अभी भी ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और एंगल बढ़ा दे रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा और एंगल बढ़ाए। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा है, बट एक ऐसा एंगल आया जिसको हम लोग यहाँ पर अभी थीटा मान रहे हैं। क्या अभी यहाँ पर क्या मान रहे हैं, ये थीटा मान रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक अभी यहाँ पर क्या है, रेस्ट वाले सिचुएशन में, लेकिन यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा एंगल और अगर बढ़ाओगे, थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ाओगे तो ये बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि आपको इसी एंगल पे छोड़ देना है, इससे ज्यादा एंगल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये एंगल जो अभी थीटा बन रहा है, ठीक है ना, उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज जो एंगल यहाँ पर है वो किसका एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है, सच दैट कि वो जो ब्लॉक होगा उस पे रखा रहे। ठीक है ना, ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है मतलब इधर से देखा जाए तो मैक्सिमम एंगल। अब इसको डिफाइन अगर किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस ऑन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो इसको दूसरे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो देखो अभी क्या था कि इससे पहले ये एंगल थीटा से अगर पहले की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर ये थीटा से हम पहले की बात करेंगे, मतलब ये थीटा अगर मान लो अभी 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो क्या था, जब हम 15 डिग्री रखे थे तो वो मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, 15 से बढ़ा करके 20 कर दिए, अभी भी मूव करना नहीं स्टार्ट हुआ। तो मिनिमम कितना एंगल करना पड़ेगा एटलीस्ट, तभी जाकर के बॉडी स्लाइड करेगा। तो वो एंगल जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। समझ रहे हो। तो जब एंगल ऑफ रिपोज पे सिचुएशन क्या होता है, देखो यहाँ पर जब ये थीटा एंगल पे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg, नीचे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg sin थीटा, है ना। और ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब इस mg का एक कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ भी होगा और वो कितना हो जाएगा, तो mg cos अल्फा, वो mg cos अल्फा जाएगा, mg sin अल्फा को, सॉरी यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, थीटा होगा। ठीक है, खैर आप लोगों को ये पता होगा कि एक कंपोनेंट जो होता है वो अलोंग इंक्लाइन प्लेन क्या है, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा, mg cos थीटा। करेक्ट। अगर ये एंगल, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी तक ब्लॉक आगे मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, इसका मतलब क्या कि नीचे में लगने वाला फोर्स और ऊपर में लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, बराबर बराबर। सो इन दैट केस एफ लिमिटिंग का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। करेक्ट। अब दूसरी बात, अब एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो होती है वो एफ लिमिटिंग बराबर कितना होता है, एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, और एन बराबर क्या होगा आपका, mg इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये इसको आप सेकंड मान लो, ये आप थर्ड मान लो। करेक्ट। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है आप यहाँ पर इसको पुट करोगे तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पर, म्यू एस mg cos थीटा। अब ये एफ लिमिटिंग का जो वैल्यू है उसको आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो जब आप वहां पुट करोगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा,
म्यू एस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। करेक्ट? अगर ये चीज है तो ये फिर आपका एम जी कैंसिल आउट होगा एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल हुआ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है, ये एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मतलब आप अगर इस एंगल पे मेंटेन करोगे बॉडी को तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा भी और एंगल बढ़ा दिए तो बॉडी क्या करेगा? स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो अगर पहला क्वेश्चन कहेगा इस तरीके से कि एक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक अगर मान लिया जाए, एक सेकंड रुक जाओ, इस तरीके का ब्लॉक नहीं रखना पड़ेगा, पहले इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बना लिए हम लोग। ठीक है, चलो अब इस पे एक ब्लॉक इस तरीके से रख दिया। ठीक है, ब्लॉक लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन और इसका जो वेट है, वेट जो है कितना? 50 न्यूटन है। ठीक, एंड अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका वेट जो है 50 न्यूटन है। if it just begins to slide, if it just begins to slide down, ठीक है, अगर ये तुरंत अगर यहाँ पर स्लाइड डाउन कर रहा है, when inclination is कितना? तो inclination with horizontal is 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे ये क्या कर जा रहा है? स्लाइड करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आप निकालो। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा उसको आप समझना। देखो, अब देखो यहाँ पर बात समझना कि यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो जस्ट अभी स्लाइड करना स्टार्ट किया, दैट मींस दिस एंगल इज नथिंग अदर देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये क्या है? आपका एंगल ऑफ रिपोज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिपोज हो गया, है ना। तो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है दैट मींस इससे एक इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है, दैट इज म्यू एस। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो यहां से आप आराम से म्यू एस का वैल्यू कितना लिख सकते हो? tan थीटा दैट इज tan 30 दैट इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखो यहाँ पर सिचुएशन बहुत सिंपल है, एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल कितना है? 30 डिग्री है। करेक्ट? नाउ अब ऊपर के सपोर्ट से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और स्ट्रिंग से एक केजी ब्लॉक लटकाया हुआ है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट होगा, है ना। तो देखने में काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना भी सिंपल एक क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं है देखो बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? एंगल ऑफ रिपोज निकालो। तो एंगल ऑफ रिपोज को अगर हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स म्यू। करेक्ट? दैट मींस यहाँ पर tan इनवर्स कितना होगा? 3/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना? 37 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? 37 डिग्री। दैट मींस इस एंगल से अगर ज्यादा एंगल रहेगा तभी ये बॉडी स्लाइड कर पाएगा, अदरवाइज ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है 30 डिग्री वो क्या है? लेस देन अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? बॉडी जो होगा वो स्लाइड करेगा ही नहीं। ठीक है ना, बॉडी विल नॉट स्लाइड। ठीक है, तो बॉडी जो है स्लाइड करेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर अब बात समझते हैं कि अगर जब बॉडी स्लाइड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स तो छोड़ो, अभी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा वो तो बात की बात है। ये बॉडी जब स्लाइड करेगा ही नहीं तो इस स्ट्रिंग में जो है तनाव कितना आएगा? टेंशन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, है ना। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अगर पूछा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
तो अप्लाइड फोर्स के बराबर यहाँ पर mg साइन थीटा लग रहा होगा ना, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर mg का वैल्यू कितना है 1 kg है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू जी इंटू साइन 30 कितना 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर 5 न्यूटन लगेगा, है ना। अब यहाँ पर तुम एक काम करोगे, एफ लिमिटिंग की बात करेंगे तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा। म्यू एस का वैल्यू कितना 3/4 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाता है √3/2, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि 5 न्यूटन से तो ज्यादा ही आने वाला है, 5 न्यूटन से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 30/6 √3 है, ठीक है, तो 30/6। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 √3। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 30√3/8 आएगा, कितना आ जाएगा भाई 8 होगा, अच्छा यहाँ पर 8 30/8। होगा, तो फिर यहाँ पर कुछ 8 है तो 8 देख लेना यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर इतना है कि देखो यहाँ पर अगर ये 8 आ रहा है, ठीक है, तो 30/8 √3, ठीक है ना, इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं 5 से तो ज्यादा ही आएगा, तभी जाकर के बॉडी में स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर मेन जो चीज समझना है कि टेंशन यहाँ पर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन और समझते कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर करेगा। देखो एक प्लेन ऐसा, दूसरा प्लेन ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। m मास और म्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0.5 है, म्यू का वैल्यू क्या है 0.5 है ना। एक सेकेंड देखो यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 10 kg दिया हुआ है, m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। अब ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है 37 डिग्री है ना। अब उसके बाद पूछ रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 0.5 है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक when it is released, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर पहले निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो वो जानो, है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले आप काम क्या करो कि एंगल ऑफ रिपोज निकालो। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स और म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात समझना होगा आपको कि देखो tan 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 3/4, है ना। tan 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3/4, और यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। tan अल्फा का वैल्यू कितना, अब ये काम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि बॉडी स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये बात समझना कि थीटा इक्वल टू 0 पे tan 0 इज इक्वल टू कितना होता है 0, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे tan 90 इक्वल टू कितना हो जाता है इंफिनिटी होता है। दैट मींस कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 तक बढ़ रहा तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देखो कि ये एंगल है 37 डिग्री और ये है 1/2। अब यहाँ पर बात समझते हैं, ये है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब ये अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री से कम होगा या ज्यादा होगा, तो 3/4 दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक 75%, और यहाँ पर क्या है 50% है। तो ऑब्वियस सी बात ये छोटा है, दैट मीन्स अल्फा जो है वो 37 डिग्री से कम है। दैट मीन्स कि ये अल्फा है क्या, एंगल ऑफ रिपोज है, तो एंगल ऑफ रिपोज जो है 37 से कम है। इसका मतलब ये बॉडी जो होगा वो क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा। तो जब स्लाइड डाउन करेगा तो अब यहाँ पर लगा दो mg साइन कितना 37 डिग्री, और ऊपर में लगा दो कितना म्यू mg cos 37 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स दैट इज mg साइन 37 डिग्री माइनस कितना म्यू mg cos 37 डिग्री।
अब ये म्यू एम जी cos 30, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में लग रहा होगा और उसका वैल्यू कितना होगा cos 37 डिग्री, है ना। तो म्यू, और वैसे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता है आपका, तो वो आता है म्यू एस, यहाँ पर लिमिटिंग नहीं लगेगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके लाओगे तो आपको फिर फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। नाउ अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशन जनरेट करते हैं, यही सिचुएशन क्वेश्चन होगा और इसमें नेक्स्ट सिचुएशन जनरेट करते हैं। यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बनाया, दूसरा इंक्लाइन प्लेन ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लॉक को रखेंगे, म्यू बराबर फिर से 0.5 रखेंगे, ठीक है। म्यू बराबर ये एंगल जो है 37 डिग्री फिर से रहेगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बन के आया कि now a force F is equal to 75 न्यूटन, F is equal to 75 न्यूटन जो है आप यहाँ पर लगा रहे हो, कितना 75 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर इसका मास कितना है, m है ना, और मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, पूछ रहा है आपसे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। इनिशियली ये क्या था, रेस्ट में था, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। चलो अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखो लास्ट टाइम में और इस टाइम में अंतर क्या होगा, लास्ट टाइम में ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो जब ऊपर में फोर्स नहीं लग रहा था तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी इसके वेट फोर्स की वजह से नीचे की तरफ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। तो जब ऊपर के डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा काम कैसे करना होगा आगे, वो समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है वो देखो, एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे यहाँ पर ये ब्लॉक ऐसे रख दिए, यहाँ पर 75 न्यूटन यहाँ पर डाल दो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालो जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mg cos 37 डिग्री, करेक्ट। और इधर जो फोर्स आएगा वो कितना है, mg sin 37 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो F एक्सटर्नल की बात यहाँ पर लिख लो, F एक्सटर्नल कितना है, तो F एक्सटर्नल जो है वो कितना है, 75 न्यूटन, करेक्ट। अब यहाँ पर mg sin थीटा बराबर कितना होगा, mg sin 37 डिग्री बराबर कितना होगा, तो mg 10 into 10 into sin 37 दैट मींस 3/5, 3/5 तो यहाँ से ये 2, तो 60 न्यूटन होगा, है ना। 60 न्यूटन जो होगा mg। तो अब देखो, अब कहीं ना कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वो F नेट ऊपर में आपको मिलेगा। तो यहाँ से F नेट बराबर कितना होगा, तो F एक्सटर्नल माइनस mg sin 37, ठीक है। ये आएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स का, तो वो हो जाएगा कितना, 75 माइनस कितना 60, तो वो हो जाएगा आपका 15 न्यूटन। तो ये जो फोर्स आया, यही फोर्स जो है ये क्या है, ड्राइविंग इन नेचर, ये मतलब यही ड्राइव कर रहा होगा, ठीक है। अब जाकर के आपको नेक्स्ट स्टेप में एफ लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, तो वो कितना है, म्यू एस एम जी कॉस 37। तो म्यू एस एम जी कॉस 37 की अगर हम बात करेंगे तो म्यू एस इज 1/2, एम जी दैट इज 10 into 10, cos 37 दैट इज 4/5, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पर ये सब कुछ खत्म इससे, तो 40 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुमको। देखो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितना है, 15 न्यूटन, दैट मीन्स अब इन दोनों फोर्स को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर अब मात्र 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब ये सरफेस क्या है, रफ है, सरफेस रफ है, और इस बॉडी को आप तभी मूव करा सकते हो जब आप यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाओगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, 40 न्यूटन, और आप लगा कितना रहे हो, मात्र 15 न्यूटन। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अब सिचुएशन तो सेम ही रखते हैं, ठीक है ना, अभी सिचुएशन सेम रखते हैं, ठीक है। सिचुएशन सेम रखते हैं तो डायग्राम भी अभी पहले बना लेते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर और दूसरा इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक फिर से m मास है, यहाँ पर आप 75 न्यूटन लगा रहे हो, करेक्ट। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड नहीं ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू फिर से 0.5 रखना है और यहाँ पर जो एंगल है कितना 30 डिग्री। नाउ अब इसमें ये पूरा सिचुएशन ऑलरेडी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड, how much force should be added, how much force should be added to 75 Newton, ठीक है ना, so that block starts to move up, so that blocks starts to move up, ठीक है, ये क्वेश्चन अप द इंक्लाइन। ठीक है, तो देखो प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है 75 न्यूटन तो लग ही रहा था, करेक्ट। अब यहाँ पर mg sin 37 का वैल्यू जो आया था वो कितना आया था, mg sin 37 का वैल्यू जो आया था वो कितना आया था 60 न्यूटन करके आया था, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर f लिमिटिंग का वैल्यू कितना आया था 40 न्यूटन आया था, है ना। ये कैसे लाए थे आप, तो म्यू mg cos 37 का सॉल्व करते हुए, है ना। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके नेट फोर्स जो आया था आपका, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना था 15 न्यूटन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 15 न्यूटन ही फोर्स था तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब इसको मोशन में लाना है, अब इसको मोशन में लाना है तो ऑब्वियसली फॉर ऐसे करते हैं, ठीक है ना। टू मूव ब्लॉक M we need at least 40 न्यूटन, at least 40 न्यूटन एज ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स तो हमको चाहिए ही, तभी जाकर के हम मूव करा पाएंगे, और आपके पास है कितना 15 न्यूटन। सो F रिक्वायर्ड जो होगा, रिक्वायर्ड फोर्स बराबर कितना होगा, तो F लिमिटिंग माइनस F नेट जो था पहले से, ठीक है ना। तो 14 माइनस 15 दैट इज 25 न्यूटन फोर्स और चाहिए होगा, तब जाकर के ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर पाएगा। तो इसमें और आपको 25 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये ब्लॉक मूव कर पाएगा, करेक्ट। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, एक लेवल और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे कि सेम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। इस 4-5 क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको हर स्टेप पे सोचना है। यहाँ पर एक बार स्टेप्स वगैरह अगर सोचने का अगर आ गया आपको, फिर फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री था या 37 डिग्री था, 37 डिग्री था, 37 डिग्री था, है ना। यहाँ पर भी 37 डिग्री, इसको 37 डिग्री कर लो। खैर इसमें तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं, है ना, तो पहले से लाया हुआ है, तो यहाँ पर 37 करके सॉल्व लाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसको हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर 75 न्यूटन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर 75 न्यूटन लगा रहे थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच, ठीक है, बाय विच 75 न्यूटन फोर्स should be replaced so that block does not move, ठीक है। अब देखो यहीं पर बच्चा जो है ना ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर अंतर हो गया शब्दों में और इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज करने वाला है, ठीक है। अभी तक ऊपर में मूव अप कराने के लिए सब जगह तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा ही रहे थे, यहाँ पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ना सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, इसको हम लोग को अभी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर उस शब्द के वजह से काम कैसे बदलेगा वो देखना। देखो अब यहाँ पर m मास का ब्लॉक है, ठीक है।
अब इस यहाँ पर ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा mg sin 37, और mg sin 37 का सॉल्व करके हम लोग को कितना रिजल्ट आया हुआ पहले भी, कितना 60 न्यूटन, करेक्ट। तो एक काम करो यहाँ पर आप आराम से 60 न्यूटन रख लो, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि कितना फोर्स इस पे मिनिमम लगाना पड़ेगा सो दैट इस ब्लॉक को मूवमेंट ना मिले, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आप पे मतलब ये ब्लॉक जस्ट यहाँ पे रखा रहेगा तो इतना फोर्स तो लगेगा ही, है ना। अब यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकालो। एफ लिमिटिंग का वैल्यू आप कैसे निकाले थे, तो म्यू एम जी कॉस 37 करके निकाले थे। तो यहां से आया था आपका रिजल्ट कितना 40 न्यूटन आया था। अब देखो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पर 40 न्यूटन तो इधर लगेगा, ठीक है ना। तो क्या ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड नहीं करेगा, बिल्कुल स्लाइड करेगा, ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। अब इसको हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स शुड बी, मतलब कि बाय विच, मतलब ये इतना फोर्स को आप यहाँ से क्या करो हटा लो और उसको दूसरा एक फोर्स लगाओ सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। अब देखो एक बात समझो, 60 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर इसके मास के वजह से लग रहा है ना। अब 40 न्यूटन तो ये सरफेस अप्लाई कर ही ले रहा है, बच गया कितना 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम और लगा दोगे तो ये बॉडी नीचे स्लाइड फिर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर F जो मिनिमम टू मतलब सो टू स्टॉप स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर कितना न्यूटन फोर्स चाहिए, ओनली 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना। तो मूव कराने के लिए और स्लाइड कराने के लिए दोनों वर्ड में और जस्ट उसको रोक के रखने के लिए, ये सब छोटे छोटे वर्ड में अच्छा खासा मीनिंग का डिफरेंस आ जाता है ना। तो इन चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है। चलो अब अभी उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हम और छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे और तब जाकर के और आपको विजुअलाइज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि मिनिमम पुलिंग फोर्स। अब यहाँ पर नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन टॉपिक डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। ये नोट्स जो है ना आप लोग मतलब जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो इस सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना और सबको प्रॉपर विजुअलाइज कर लेना कि हाँ इसमें क्या बोला गया था उसमें क्या बोला गया था, ठीक है। मेन लॉजिक बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एक बार और ऐसा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि लॉजिक आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में नेसेसरी फोर्स कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला कंडीशन जो होगा, पहला कंडीशन ये है कि मिनिमम पुलिंग फोर्स, मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना, मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए, ठीक है, F, ठीक है, एट एंगल अल्फा, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है समझना, एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। अब ये फोर्स जो है F कहाँ लगा रहे हैं आप, F यहाँ पे लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं अल्फा। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट इसको, ये पुलिंग फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पुलिंग फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट कि ये बॉडी आगे की ओर स्लाइड कर दे, ठीक है। तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स में इसमें थोड़ा सा का वेरिएशन है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये जो एंगल है ना वो फिक्स कर दिया गया है अल्फा पे, ठीक है। और ये अल्फा जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो एक क्वेश्चन तुम लोग को हम कराए थे, कैसा क्वेश्चन कराए थे कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको मूव कराना है तो आपको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो वहां पर आपके पास इंडिपेंडेंस था कि आप ये फोर्स जो है ना किसी भी एंगल पे लगा सकते हो। तो वहां पर आप क्या किए कि एंगल को कितना रखे, tan इनवर्स म्यू रखे, दैट मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे रखे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे रखे। तो वहां से जो रिजल्ट आया फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर आया था, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंडीशन था। यहाँ पर क्या है कि फोर्स जो लग रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगा करके छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे तुमसे मिनिमम रिजल्ट पूछ रहा है, तो देखो कोई बात नहीं है घबराने का, देखो आराम से सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, इफ कॉस अल्फा लगाओ
और पीछे क्या मिनिमम इसको पुल कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा, म्यू टाइम्स एन। अब देखो यहाँ पर इस फोर्स का इधर कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, एफ साइन अल्फा, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो इन एक्ट इन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर इसका खुद का मास होगा mg, है ना। उसके खुद के मास mg को हम क्या करते हैं ना, वेट w से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब इसको स्लाइड करा लेने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एफ कॉस से अल्फा लग रहा है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू एस एन होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा लो। तो ऊपर में जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, n प्लस एफ साइन अल्फा, जो ऊपर में लगने वाला फोर्स है वो w के बराबर है, करेक्ट। सो नाउ ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। सो यहां से n इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, w माइनस एफ साइन अल्फा, करेक्ट। सो अब यहाँ पर आप f cos अल्फा माइनस म्यू एस, सॉरी एफ कॉस अल्फा। अब ये क्या करोगे, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ ले जाकर के पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, W माइनस एफ साइन अल्फा, इस तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कुछ स्टेप चलने वाले हैं, उसको समझना। एक काम करो, ये जो म्यू एस है, इफ थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या मान लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस होता है। तो यहां से हम लोग म्यू एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी चीज को लिखने वाले हैं, एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू ऊपर में लिखोगे साइन थीटा और नीचे में लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। नाउ अब इसके बाद आप क्या करोगे, एफ cos थीटा into cos अल्फा इधर हो गया, that will be equal to w sin थीटा minus f sin अल्फा sin थीटा, करेक्ट। सो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है इस साइड आएगा, तो फिर हम लोग इसको एक स्टेप को थोड़ा सा स्किप करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, cos थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो फिर यहां से आपका फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू आप निकालने वाले थे वो कितना हो जाएगा, W साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, cos अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक रख लो, यहाँ पर एक फोर्स लगा लो, ठीक है। ये एंगल को 30 डिग्री कर दो अपने मन से, ठीक है। और आपसे फिर इसका एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर ये मिनिमम फोर्स कितना होगा, सो दैट कि इस ब्लॉक को हम स्लाइड कर पाए, अगर यहाँ पर म्यू का वैल्यू 3/4 हो या कुछ इस तरीके का हो, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करके एक बार एक सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो जाए, है ना। ये काम आप लोग खुद से करोगे। चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या कर रहे हैं कि अब अगर पूछे आपसे कि मिनिमम पुशिंग फोर्स, ठीक है, मिनिमम पुशिंग फोर्स कितना होगा F, ठीक है, एट एंगल अल्फा, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग को कैसे करना है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम पुशिंग फोर्स एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये फोर्स को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि मतलब देखो पुल और पुश में अंतर होता है, पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से धक्का दे रहे हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ये एंगल को अल्फा, जैसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जहां पर भी फोर्स लग रहा होता है उसको क्या करते थे, ओरिजिन मानते थे। और ये जो फोर्स F है उसको हम लोग यहाँ पर अब ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक करते थे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, फिर से F cos अल्फा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो जो अंतर आएगा,
पहले जो F का कंपोनेंट लग रहा था वो ऊपर में लग रहा था F sin अल्फा, यहाँ पे क्या लग रहा है F sin अल्फा नीचे लग रहा है, और वेट फोर्स फिर से नीचे, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ गया। नॉर्मल रिएक्शन विल भी यहाँ पर कितना हो जाएगा F sin अल्फा हो गया, है ना। और फिर जाकर के यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, वो कितना हो जाएगा F लिमिटिंग के बराबर, तो वो कितना हो जाएगा म्यू एस n। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू एस इनटू n, म्यू एस इनटू n, n के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे W प्लस F sin अल्फा, करेक्ट। अब देखो अगर टू मूव, अगर टू स्लाइड कराना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए F cos अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना F लिमिटिंग, दैट मींस इतने के बराबर होना चाहिए म्यू एस W प्लस F sin अल्फा, इतने के बराबर होना ही चाहिए, है ना। अब ये जो म्यू एस है उसका वैल्यू आप पुट करो फिर से, F cos अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पर क्या W प्लस F sin अल्फा। ठीक है, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो थोड़ा सा का अंतर आएगा, और थोड़ा सा का अंतर क्या होगा वो बताते हैं। F तो रहेगा ही, अब ऊपर में W sin थीटा भी रहेगा, है ना। नीचे में अंतर आएगा, नीचे में जो पहले था यहाँ पर cos अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लिया जाए। कैसे दूर कर जाएंगे, तो देखो हम लोग पढ़े थे कि पुश करने में ज्यादा फोर्स लगता है, पुश करने में ज्यादा फोर्स लगता है। क्यों फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो है यहाँ पर F sin अल्फा से बढ़ गया, तो जब F sin अल्फा से बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स जब बढ़ गया तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू जो होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्लाइड करा पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर मिनिमम फोर्स जो है, अब देखो फोर्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो फोर्स का वैल्यू तब ज्यादा होगा ना जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का कम कैसे होगा, तो डिनोमिनेटर कम तब होगा, अब देखो एक बात समझो, cos 0 इक्वल टू 1 और cos 90 इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा cos थीटा का वैल्यू घटेगा। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा कर दिया, दैट मींस एंगल बढ़ा दिए, एंगल बढ़ा दिए तो मतलब cos थीटा का वैल्यू घट गया, cos थीटा का वैल्यू घट गया, इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घट गया इसका मतलब क्या कि फोर्स का वैल्यू बढ़ गया। समझ गए, तो ये है पूरा। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिक, तो ट्रिक कुछ नहीं है, मतलब अगर देखो कि सारा सिचुएशन सेम टाइप का है तो तभी जाकर के ट्रिक लगाना, अदरवाइज चीजों को मतलब विजुअलाइज करके प्रॉपर सॉल्व करके ये आंसर लाओ। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहे हैं ना उसको बहुत गौर से समझने का जरूरत है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मिनिमम पुलिंग फोर्स। ठीक है, मिनिमम पुलिंग फोर्स F टू मूव द बॉडी, टू मूव द बॉडी अप। ठीक है, अप एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसको मूव कराना है। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, देखो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, बस खाली अच्छे से सोचना। ठीक है, और तुम लोग सोच लोगे, हमको भरोसा है, इतना सारा क्वेश्चन करा देंगे ना कि तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा अपने आप। खाली तुम लोग को एक काम करना है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन ना कंजूसी मत करना, ठीक है, बनाना है अच्छे से। ठीक है, और ये एंगल को ना हम लोग लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल को थीटा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि थीटा को हम बचा के रख रहे हैं, किसके लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए बचा कर रखते हैं। ये मान लिया, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, लैम्डा दिया हुआ है। अब उस पे ये ब्लॉक है एम मास का रखा हुआ, अब ये जो एम मास है वो उस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब वो फोर्स जो लगा रहे हो वो अलोंग इंक्लाइन प्लेन नहीं लगा रहे, इंक्लाइन प्लेन से भी अल्फा एंगल पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा सिचुएशन। अब ऐसे सिचुएशन में कह रहे हैं कि इसका मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, सो दैट किसको आप ऊपर की तरफ मूव करा लीजिए। तो ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए आपको फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पर
हाँ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन, चलो देखो, देखो इधर, यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एंगल अल्फा पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, कितना होगा, एफ कॉस अल्फा, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ कितना, एफ साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा लगा दिए। अब ये जो वेट फोर्स होगा, वेट फोर्स किधर होगा, इधर, ठीक है। अब ये इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और दूसरा इंक्लाइन प्लेन के इधर, ठीक है। तो इधर कितना होगा, तो W cos लैम्डा, ये एंगल कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो mg sin थीटा mg cos थीटा होता था ना, तो यहाँ पर एंगल जो है लैम्डा बन रहा है, तो इधर कितना फोर्स लगाओगे आप, W कितना, साइन लैम्डा, ठीक है। ये चीज हो गया, इतना फोर्स लगा दिया। नाउ अब हम लोग को करना है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अब आपको इसको मूव कराना ऊपर की तरफ। तो मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि एफ कॉस अल्फा जो है वो कहीं ना कहीं आपको W साइन लैम्डा प्लस एफ इसके बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, तो नॉर्मल प्लस एफ साइन अल्फा, सॉरी हाँ, एफ साइन अल्फा विल बी इक्वल टू W cos लैम्डा, W cos लैम्डा, ठीक है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W cos लैम्डा माइनस एफ साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अब उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, यहाँ पर क्या लगाया गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, दैट मीन्स म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन की जगह पे आप क्या पुट करोगे, W cos लैम्डा माइनस एफ साइन अल्फा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, मानते चले जाओ। इसको क्या मान लेना, थर्ड इक्वेशन मान लिया। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग का वैल्यू सीधे क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखना है तो देखो अब आगे क्या करोगे, एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू W साइन लैम्डा प्लस यहाँ पर म्यू एस, और उसके बाद W cos लैम्डा माइनस एफ साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके लाओगे, ठीक है, और फिर से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा एफ का वैल्यू, वो आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं, W साइन थीटा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। ये आएगा आपका रिजल्ट, है ना। चलो अब हम लोग एक और दूसरे सिचुएशन पे चलते हैं। देखो एक ही चीज से हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिनिमम फोर्स ऑन बॉडी, मिनिमम फोर्स ऑन बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम फोर्स कितना होगा, ठीक है, along along the surface, along the surface of inclined plane, ठीक है, टू स्टार्ट मोशन, स्टार्ट द मोशन, मोशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन बना देते हैं तुम लोग को, खुद से सॉल्व करना और आंसर निकालना तुम लोग, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, दूसरा इंक्लाइन प्लेन मतलब दूसरा सरफेस ये हो गया, ब्लॉक है यहाँ पर ऐसे रखा हुआ। अब फोर्स आप कैसे लगा रहे हो, एफ यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, ठीक है, और ये क्या है आपका गामा दिया हुआ है ना। अब इस सिचुएशन में काम करना था तुम लोग को, तो काम करोगे तो फिर यहाँ पर एक काम करना होगा, तो एफ साइन अल्फा ऊपर में हो जाएगा और इसके अलोंग एफ कॉस अल्फा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जो वेट फोर्स लगेगा वो भी तो नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, W साइन गामा, और इधर कितना लगेगा, W कॉस इतना, ठीक है। अब देखो बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, करेक्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी आप ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा चीज को सॉल्व करोगे, बस करना कुछ नहीं है कि इन दोनों फोर्स को आपको इससे बैलेंस करना है, ठीक है, इन दोनों फोर्सेज को इससे बैलेंस करना है,
और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वर्टिकल प्लेन में लगा करके निकालना। तो यहाँ से जो फोर्स का रिजल्ट आएगा आप लोग खुद से इसको सॉल्व करना। W साइन थीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एल्फा माइनस थीटा, ठीक है, जिसमें से थीटा जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना है ना। चलो अब इसका नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो होगा वो ये है कि मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। यहां पर सिचुएशन अलग हो गया, ठीक है। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्लाइडिंग को स्टार्ट कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अभी क्या है, टू अवॉइड स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग को अब रोकना है, तो रोकने के लिए मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पर अब अंतर आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि फिर से आप क्या करोगे, इंक्लाइन प्लेन ऐसे बनाओगे, है ना। अब ये है तुम्हारा अल्फा, ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हो आप F, ठीक है, वो क्या है अल्फा। अब ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सो दैट इसके मोशन को स्लाइडिंग से अवॉइड करा देना। तो स्लाइडिंग से अवॉइड कराने का मतलब क्या है, तो स्लाइडिंग से अवॉइड कराने का मतलब ये है कि इसके पास जो अपना वेट होगा उसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, है ना, और इधर कितना लग रहा होगा, W cos लैम्डा, ठीक है, और ऊपर में क्या लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और प्लस F साइन अल्फा, और इधर जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, सुनो, F cos अल्फा तो लग रहा होगा। अब बात क्या है, बात को समझो। अभी सिचुएशन ये था कि यहाँ पर इसका अपना मास होगा, ठीक है, यहाँ पर समझना बात को, यहाँ पर समझना बात को, ये M इसका अपना वेट होगा W, तो इसके वेट की वजह से ये फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स जो है ना नीचे इसको स्लाइड करा रहा होगा, ठीक है। अब स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा इसको स्लाइड करा, मतलब कि रोक पाने से, है कि नहीं है। अगर अगर ये सफिशिएंट होता ही तो फिर इसका जरूरत नहीं पड़ता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वीक है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी अभी स्लाइड कर रहा है। अब इस बॉडी को स्लाइड नहीं कराना, तो बॉडी को स्लाइड नहीं कराना तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है आपको अलोंग इंक्लाइन प्लेन नहीं लगाना है, इंक्लाइन प्लेन के इसे पर्टिकुलर एंगल पे लगाना है, और तब पूछ रहा है कि इसका फोर्स आप कितना लगाओगे सो दैट बॉडी को स्लाइड ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा सा बदलाव आ गया वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगा देना है, ठीक है। और तब जाकर के आप, अब आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम करो, F cos अल्फा प्लस फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू W sin अल्फा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और N प्लस F sin अल्फा इज इक्वल टू W cos, ये दो सिचुएशन लगा दो। अब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन होगा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। तो एन का वैल्यू आपको कहाँ से लाना पड़ेगा, तो एन का वैल्यू आपको यहाँ से लाना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से, और उसके बाद एक चीज और है, ये जो म्यू है, ये म्यू का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। tan थीटा मतलब sin थीटा ऊपर पुट करोगे, cos थीटा ऐसे, है ना। तब जाकर के जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, sin लैम्डा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये रिजल्ट आएगा। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंच जाना, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, कि जब भी फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा होगा। तो एक सबसे सिंपल सिचुएशन, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स F लगा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक।
अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो, अब जब एक्सेलरेशन हो रहा है, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, F माइनस एफ काइनेटिक डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिंपल है ना। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या रहेगा कि अगर एक सरफेस ऐसे और दूसरा सरफेस जो है वो इस तरीके का है ना। अब क्या है कि यहाँ पर एक एम मास का बॉडी रखा हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सिंपल सिचुएशन कह रहा है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर mg sin थीटा लगेगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब ये जो f होगा उसका वैल्यू क्या होगा म्यू s नहीं म्यू के n। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, mg cos अल्फा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos अल्फा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास 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 खत्म, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो g sin थीटा माइनस म्यू के इंटू g cos अल्फा होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट है मास का, ये चीज ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सरफेस अगर रफ ना होकर के प्लेन होता तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना होता, 0 होता। तो यहाँ पर जो म्यू है ना उसका वैल्यू तुम 0 पुट करोगे, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, जी साइन थीटा, ठीक है, जो कि आप पहले पढ़ते आ रहे, ठीक है ना। तो ये सब चीज तो इजी चीज है, जस्ट आपको खाली डिफरेंट सिचुएशन में हम आपको कहानी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर वही रिटार्डेशन की अगर हम बात करेंगे, रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक अप अ रफ प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे। अब देखो एक सरफेस ऐसे दूसरा सरफेस ऐसे, ये एंगल कितना, थीटा। अब यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये बॉडी जब ऊपर मूव करेगा, ये बॉडी जब ऊपर मूव करेगा तभी जाकर के रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया ये ऊपर मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन सॉरी अप्लाइड फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो एक तो क्या है कि mg sin थीटा तो पीछे लग ही जाएगा, साथ साथ ऐसे सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स भी जो है वो पीछे की तरफ लग जाता है, और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो नेट जब अगर बॉडी मूव ऊपर की तरफ कर रहा होगा तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस एफ के माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और यहाँ से फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा कितना, F माइनस एफ के माइनस mg sin थीटा, ठीक है। अगर मतलब चलो यहाँ पर अगर मान लो ये फोर्स नहीं भी लग रहा हो, अगर फोर्स यहाँ पर नहीं भी लग रहा हो इसको भी हटा दो, ठीक है। सिंपली ऐसे देख लो कि ये v वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रहा है, अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में रिटार्डेशन इसको क्या मिलेगा, तो रिटार्डेशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, एफ के और प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। बात समझ आया, यस नो, सब लोग बताओ जल्दी, यस, चलो बढ़िया, Yes. चलो ठीक है। अब सीधा सीधा बेसिक चीज खत्म। अब ये सब चीजें बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, 37 डिग्री, और ये क्या है, सरफेस से फिक्स्ड है, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है आपका, इसका मास कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। अब इस पे आप 75 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है कितना, 0.5 है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट।
अब ऐसे सिचुएशन में आ गए तो हम लोगों को करना क्या होगा? सिंपल सोचो, क्या करो, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालो, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। तो यहाँ पर सॉल्व करके लाओगे कितना आएगा बता देते हैं तुम लोग को, 80 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 37 है, cos 37 4/5 आ जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर mg sin थीटा, अब देखो चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया ना, अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे एफ लिमिटिंग निकालो। तो म्यू एस एन, तो म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू 80 कितना हो गया? 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन, करेक्ट। अब देखो ये 80 न्यूटन है, ठीक है, टोटल देखो इसका मास कितना होगा? mg, तो 100 न्यूटन, 80 इधर है, ऑब्वियस सी बात है, इधर कितना हो जाएगा? mg sin 37 का वैल्यू तुम सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा तुम्हारा 60 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 60 80 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, इतना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो बात ऐसा है कि अब इसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में क्या लग रहा है? 75 न्यूटन, नीचे में क्या लग रहा है? 60 न्यूटन। अब सिचुएशन क्या हो गया? अब सिचुएशन ये हो गया कि नेट फोर्स जो हो गया होगा क्या? 15 न्यूटन ऊपर में, अब ये है क्या? 49, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, जस्ट अभी एक्सेलरेशन में तुम लोग को रिदम ला रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो एक 10 kg का ब्लॉक है और ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाए, ऐसे पूछ, यहाँ पर म्यू बराबर कितना है? 0.5, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? सिंपल, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब ये आगे मूव कर रहा हो तो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू mg, और यहाँ पर मास से डिवाइड करोगे तो मिलेगा तुमको, ये क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, m से डिवाइड, तो यहाँ पर म्यू के जी हो जाता है, सिंपल। एक्सेलरेशन हमेशा म्यू के जी हो जाता है, मतलब कि इस सिचुएशन में म्यू के जी होगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये क्या है? कांस्टेंट है। अब क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू म्यू के इंटू जी और इंटू एस, तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू के इंटू जी। बस इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट तुरंत से मिल जाएगा। तो यही होता है छोटा मोटा एक्सेलरेशन का गेम, है ना। अब देखो, और अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए आपके पास, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, अब इस पे ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रहा था, यहाँ पर एंगल कितना है? 37 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा जाए तुमसे फिर से, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब इसके रुकने से पहले। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना? 0.5। देखो अब यहाँ पर पूरा पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा देखते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो एफ काइनेटिक होता है म्यू के एन, वो तो क्या नीचे ही की तरफ लगेगा, है ना। अब दूसरा बात देखो, जब बॉडी ऊपर मूव कर रहा है तो यहाँ पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो रिटार्डेशन कितने कितने के बराबर होगा? तो सबसे पहले तो mg sin थीटा, और दूसरा कौन सा? म्यू के एन, तो म्यू के तो होगा ही, उसके साथ साथ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर, है ना। तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करें तो ये मास कैंसिल आउट होगा, करेक्ट। सो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेना,
ठीक है, सारा वैल्यू पुट करोगे इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कितने दूरी के बाद ये रेस्ट में आएगा, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या याद करना है, जीरो। तो ये क्या एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी का क्या निकालना है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। एक्चुअल में यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन कितना यहाँ पर 10 है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 मीटर, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये एंगल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, ब्लॉक है एम। अब इसको अगर मान लिया जाए कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल है, यहाँ पर कुछ ऐसे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके बात करें, तो अब यहाँ पर सारा सिचुएशन, यहाँ पर म्यू के का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा 0.5, यहाँ पर दे दिया जाएगा ये 53 डिग्री, और पूछा जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। तो आप आराम से बना लेना क्या कि यहाँ पर एक तो mg साइन थीटा लगेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन निकाल लेना, और उसके बाद आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक है जिसको जस्ट हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, जस्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन आते जाए तो तुम लोग परेशान नहीं। चलो एक ढंग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक ढंग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर एक देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। एक ब्लॉक यहाँ पर रखो, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर रखो, ठीक है। अब दोनों के बीच में 6 मीटर का गैप है, कितने मीटर का गैप है, 6 मीटर का गैप, ठीक। इसको हम लोग क्या मानते हैं, बी, और इसको क्या मानते हैं हम लोग, ए, ठीक है। अब दोनों का मास जो है ना 1 kg ले लेते हैं, इसको भी मास ले लेते हैं 1 kg, वैसे इसका फर्क नहीं पड़ेगा 1 kg हो या 10 kg हो, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना दोनों जगह पर म्यू के का वैल्यू कितना लेते हैं, 0.5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। अब एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो, ब्लॉक ए इज रिलीज्ड, ब्लॉक ए जो है वो क्या किया गया, रिलीज किया गया, ठीक। ब्लॉक ए रिलीज किया गया, ठीक है। और ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक बी इज गिवन वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब द इंक्लाइन, ठीक। अब उसके बाद इनिशियल सेपरेशन तो दिया हुआ 6 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम यहां पर इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए पोजीशन से वेयर दे विल कोलाइड, जहां पर वो लोग कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप बहुत तरीका लगा सकते हो कि ऐसे भी कर सकते हो कि लेट से ये जो है x डिस्टेंस मूव करेगा, ये जो है लेट से y डिस्टेंस मूव करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीटर कर देना, वो सब काम तो तुम कर सकते हो। लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे स्मार्ट तरीका होता है, वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी की अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो क्या लगेगा, mg sin 37 तो लगेगा ही, साथ साथ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा, म्यू mg cos 37, तो ये दोनों फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, g sin 37 प्लस म्यू के g cos 37, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, वो इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो
अब उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि mg साइन थीटा जो है वो नीचे लग रहा होगा, जब ये बॉडी स्लाइड कर रहा है नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका g साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस 37। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करके लाओगे तो आएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो है ये भी है डाउन द प्लेन, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ होगा और ये भी नीचे की तरफ होगा, डाउन द प्लेन, ठीक है ना, दोनों नीचे की तरफ होगा। यहां से दोनों का एक्सेलरेशन निकालिए। अब इसके बाद हम लोग आसानी से स्टेप्स को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो अब एक ब्लॉक है, इसका नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरा जो है उसका कितना है, यहाँ पर 10 है, दूसरा कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ए रिलेटिव कितना होगा, ए रिलेटिव हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड। ठीक है, अब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है तो 6 मीटर है। ठीक है, तो एस रिलेटिव क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन, तो जो डिस्टेंस घटने वाला है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो एक बॉडी को मिला था कितना स्पीड मिला था, एक बॉडी को मिला 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे को स्पीड कितना मिला 0, क्योंकि ऊपर वाले को तो रिलीज किया गया। तो यहां से u रिलेटिव अगर देखा जाए तो u रिलेटिव कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर इन सारे इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर, ये काम करोगे। ठीक है, अब इसमें जब सॉल्व करोगे तब जाकर के, अब यहाँ पे s रिलेटिव क्या रखना है 6, u रिलेटिव कितना हो गया तुम्हारा 10 इंटू टी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा था कितना, तो यहाँ पर दोनों को घटाना पड़ेगा, a रिलेटिव इज इक्वल टू 10, नहीं, यहाँ पर a रिलेटिव कितना हो जाएगा, एक का है 10 और दूसरे का है 2, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1 सेकेंड मिलेगा। तो फिर उसके बाद आपका काम कंप्लीट होता है कैसे, अब देखो a पोजीशन यहाँ था, अब a बॉडी कितने 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो एस ए इज इक्वल टू, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0 था, ut तो खत्म हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो हाफ, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था 2 था, इनटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 1 मीटर। तो ऊपर से कितना चला ये 1 मीटर चला और नीचे वाला जो बॉडी था वो 5 मीटर चला। ठीक है, कितने देर के बाद कॉलिजन हुआ, तो 1 सेकेंड के बाद कॉलिजन हुआ। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि टकराने के वक्त दोनों की वेलोसिटी क्या होगा। अभी उसके बाद भी एक स्टेप और पूछ सकता है कि जैसे अगर मान लो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कि टकराया इस वेलोसिटी से, तो टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके। और उसके बाद तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर ऊपर वाला बॉडी टकराने के बाद ऊपर कितना दूरी डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में कि एक बॉडी नीचे से चला, दूसरा बॉडी ऊपर से चला और दोनों टकराया, टकराने के बाद दोनों अपना अपना वेलोसिटी बदला, वेलोसिटी बदलने के बाद ऊपर वाला बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अभी तैयारी हो रहा है, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने बाकी है, तो वो नेक्स्ट क्लास, मतलब कि वो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में अभी देखेंगे।